हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की न्यू क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 10। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वो है गिरवी कौन कर सकता है और गिरवी तथा उपनिधान में अंतर। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी तक आप लोगों ने अगर ये दो क्लासेस नहीं देखी है जो कि हम लोगों ने क्लास 8 और ये क्लास 9 में डिस्कस किया था, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप इनको देखिएगा, इनको समझिएगा, फिर आप ये वाले आज की क्लास देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड स्टार्ट किया था तो उसमें जो कुछ क्लासेस करवाई थी, तो टॉपिक डिस्कस कराने के बाद उसी क्लास में उसके एमसीक्यू भी करा देते थे। लेकिन अभी मैंने एक दो क्लासेस में नहीं कराया, जैसे अपने धान में, गिरवी में। मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए मैं एक एमसीक्यू का अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन मुझे आप सभी लोगों से आपकी राय जाननी है कि आप लोग किस तरीके से चाहते हो। ऑप्शन ए कि उस टॉपिक को डिस्कस कराने के बाद उसी टॉपिक में उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा दें, या फिर ऑप्शन बी कि टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस कराएं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कराएं, मतलब एमसीक्यू अलग और टॉपिक अलग। या ऑप्शन सी, मैम आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे के जो भी टॉपिक, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एजेंसी है, हम उसको डिस्कस कराएंगे, तो ये चीज़ मैं उसी में अप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से पूछना चाहती थी, लेकिन मैं बार बार भूल जाती थी। अभी प्लीज़ आप लोग को मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, गिरवी कौन रख सकता है, या इसको इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उन व्यक्तियों के द्वारा गिरवी जो वस्तु के स्वामी नहीं हैं। तो जनरली होता क्या है कि किसी भी वस्तु को उसका मालिक ही गिरवी रख सकता है और कोई व्यक्ति गिरवी नहीं रख सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस वस्तु का मालिक नहीं है और उसको गिरवी रख देता है, तो ऐसी गिरवी अवैध मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसा कि जानते हो, हर एक जगह एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि मतलब ऐसे व्यक्ति जो उस वस्तु के मालिक नहीं भी हैं तब भी वो उसको गिरवी रख सकते हैं। और यही आज का हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग उपनिधान और गिरवी में डिफरेंस भी समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि साधारणतया केवल माल का मालिक ही अपने माल या वस्तु को गिरवी रख सकता है। अन्य व्यक्तियों को दूसरे का माल गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे का माल गिरवी रखता है, यानी दूसरे के माल को गिरवी रखता है, तो वह अवैध होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्वामी की अनुपस्थिति में नौकर ने उसका कुछ माल गिरवी रख दिया, तो यह गिरवी कैसी होगी? शून्य होगी। ओके, यहाँ पर नौकर ने मालिक की अनुपस्थिति में उसके माल को गिरवी रखा है। ये जो माल है वो नौकर का नहीं है, ना नौकर उस वस्तु का मालिक है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा भी है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो उस माल का मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, और उस वस्तु को गिरवी रखता है, तो वो गिरवी शून्य मानी जाएगी। इसी प्रकार जो माल किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष उद्देश्य या सुरक्षा के लिए रखा गया है या रख दिया जाता है, वह उसे गिरवी नहीं रख सकता है। जैसे कि आप कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हो और आप अपना घोड़ा किसी व्यक्ति को दे दो या अपनी कार किसी व्यक्ति के पास रख दो कुछ समय के लिए, कि जब मैं वहाँ से आऊँगा तो मैं अपना कार या मैं अपना घोड़ा तुमसे वापस ले लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो एक उपनिहिति के तौर पर आपके माल की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, ना कि उस माल को गिरवी रख करके खुद पैसा प्राप्त कर लेगा। ये नहीं कर सकता है वो। अगर वो ऐसी गिरवी करता है तो इस कंडीशन में गिरवी शून्य मानी जाएगी। यह सिद्धांत माल के स्वामित्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है, वरना एक व्यक्ति का माल खुलेआम दूसरे व्यक्ति के द्वारा गिरवी रखा जाता। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह हैं। वैसे इसमें भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां एक व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी नहीं होते हुए भी उस वस्तु को गिरवी रख सकता है और उसके द्वारा रखी गई ऐसी गिरवी वैध मानी जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल आप व्यापारिक क्षेत्र में भी देख सकते हो। जो व्यापारिक एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो उस वस्तु के रियल ओनर तो नहीं होते हैं, लेकिन मालिक की सहमति से उस वस्तु पे अधिकार उन्हें प्राप्त होता है कि वो गिरवी रख सकते हैं। तो इनके द्वारा रखी गई गिरवी भी वैध मानी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 178,
178 का और 179 में कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा की गई गिरवी वैध मानी जाएगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं वो व्यक्ति जो वस्तु के मालिक नहीं होते हुए भी वस्तु को गिरवी रख सकते हैं, जिसमें पहला है किसी व्यापारिक एजेंट के द्वारा गिरवी रखना, दूसरा सीमित हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गिरवी, तीसरा शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत अधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गिरवी। यहाँ पे शून्यकर्णी संविदा होगा, ठीक है, शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत अधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गिरवी। चौथा है सहस्वामी के अधिकार में रखे माल की गिरवी, तीसरा विक्रय के बाद विक्रेता के द्वारा गिरवी, और छठवां है विक्रय के पूर्व विक्रेता के द्वारा गिरवी। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा की गई गिरवी वैध मानी जाती है। आप इस तरीके से अपने एग्जाम में पॉइंट वाइज लिख सकते हो अगर शॉर्ट में पूछा जाए। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं केसेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए हम समझते हैं। तो इसमें पहला है किसी व्यापारिक एजेंट के द्वारा गिरवी रखना। धारा 178 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यापारिक एजेंट अपने मालिक की सहमति से अपने कारोबार के साधारण अनुक्रम में माल या माल के अधिकार पत्र गिरवी रखता है तो यह एक वैध गिरवी होगी, बशर्ते कि उसे अपने स्वामी के द्वारा ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो एवं वह ऐसा स्वामी के हित में ही कर रहा हो। और लास्ट कंडीशन है कि गिरवी ग्राही ने सद्भावपूर्वक गिरवी प्राप्त करी हो, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा गिरवी प्राप्त करी जा रही है वो गुड फेथ में उसने ऐसा किया हो, कि मतलब उसको ये यकीन होना चाहिए कि ये जो एजेंट है, ये जो माल लेकर के आया है उसके पास गिरवी रखने के लिए, तो उसको अधिकार प्राप्त है कि वो गिरवी रख सकता है। लेकिन अगर इस गिरवी ग्राही को ये पता है कि इस एजेंट को अधिकार नहीं है कि वो उस माल को गिरवी रख सकता है, लेकिन फिर भी वो गिरवी रख रहा है, तो फिर ये गिरवी अवैध मानी जाएगी। एक व्यापारिक एजेंट के द्वारा की गई गिरवी वैध तभी मानी जाएगी जब इन कंडीशंस को पूरा किया जाएगा। जैसे कि पहले गिरवी व्यापारिक एजेंट के द्वारा की गई हो, दूसरी कंडीशन है कि व्यापारिक एजेंट को माल मालिक की सहमति से मिला हो, तीसरी कंडीशन है कि माल व्यापारिक एजेंट के अधिपत्य में उसके कारोबार के साधारण अनुक्रम में आया हो। कारोबार यानी जिस टाइम पे वो ड्यूटी कर रहा था अपने कार्यकाल के दौरान ही, ठीक है, ड्यूटी के टाइम पर ही उस माल पर उसको अधिपत्य प्राप्त हुआ हो। फोर्थ है गिरवी ग्राही ने सद्भावपूर्वक गिरवी प्राप्त करी हो, यानी गिरवी ग्राही को ये विश्वास होना चाहिए कि जो एजेंट आया है उसके पास माल को गिरवी रखने के लिए उसको अधिकार है, वो प्राधिकृत है इसके लिए कि वो गिरवी रख सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल व्यापारिक एजेंट ही वैध रूप से अपने मालिक की वस्तु को गिरवी रख सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति जो एजेंट नहीं है, जिसके अधिकार में किसी दूसरे की वस्तु है, वह उसको गिरवी नहीं रख सकता। यानी जो दलाल वगैरह होते हैं वो किसी दूसरे की वस्तु को गिरवी नहीं रख सकते हैं, केवल और केवल व्यापारिक एजेंट ही गिरवी रख सकते हैं। अब व्यापारिक एजेंट क्या है इसको भी आइए जरा समझ लेते हैं। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार एक व्यापारिक एजेंट से तात्पर्य ऐसे एजेंट से होता है जिसे व्यापार की सामान्य गतिविधियों के अनुसार माल बेचने, खरीदने अथवा गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि नौकर या माल की देखरेख करने के लिए नियुक्त व्यक्ति व्यापारिक एजेंट की भांति गिरवी नहीं रख सकता है। ओके, तो क्लियर हो गया कि व्यापारिक एजेंट क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार की सामान्य गतिविधियों में माल को खरीदने, बेचने, गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक एजेंट कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नौकर या माल की देख रेख करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो वो एक व्यापारिक एजेंट की तरह गिरवी नहीं रख सकते। सेकेंड है माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गिरवी, यानी ऐसे व्यक्ति जो माल के यानी उस वस्तु के पूरी तरीके से तो मालिक नहीं है, लेकिन उन्हें उस वस्तु में कुछ सीमा तक हित प्राप्त है, तो वो उस सीमा तक उस वस्तु को गिरवी रख सकते हैं और इस तरीके से रखी गई गिरवी वैध मानी जाएगी। ठीक है, तो यही जो है प्रावधान धारा 179 में किया गया है। धारा 179 के अनुसार यदि गिरवी रखने वाला माल का पूर्ण स्वामी नहीं है किंतु उसका माल में थोड़ा हित है, तो उस हित की सीमा तक उस वस्तु का गिरवी रखना वैध होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आ नाम का व्यक्ति है जिसे रोड में एक बेकार पड़ी हुई घड़ी मिलती है, ठीक है, और उसे नहीं मालूम है किसकी है, जो कि वो बी की होती है। ठीक है, तो ये आ जो है वो 30 रुपए लगा करके इस घड़ी को ठीक करा लेता है और वो अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर ये जो घड़ी है ए के पास, ए जो है उस घड़ी का पूरी तरीके से मालिक नहीं है, पूर्ण स्वामी नहीं है, लेकिन उसने 30 रुपए लगाए हैं उस घड़ी में, खर्च किए हैं, ठीक करवाए हैं, इसलिए 30 रुपए
की सीमा तक उसको हित प्राप्त है इसमें, तो ए 30 रुपए की सीमा तक उस घड़ी को गिरवी रख सकता है। लेकिन सपोज जैसे वो 100 रुपए के लिए गिरवी रख देता है उस घड़ी को, तो बी ए को 30 रुपए दे करके अपनी ये घड़ी वापस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के द्वारा केवल 30 रुपए की सीमा तक ही गिरवी वैध मानी जाएगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड आपका है शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत अधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गिरवी, यानी ऐसे व्यक्ति जिसको शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत किसी माल या वस्तु में कोई अधिकार प्राप्त है, वो भी उस वस्तु को गिरवी रख सकता है और ऐसी गिरवी वैध मानी जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि शून्यकर्णी संविदा क्या होता है, यानी जब कोई संविदा कपट या मिसरिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या विप्रदेशन उत्पीड़न के अंतर्गत कोई संविदा अगर होती है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के पक्ष में तो वैध संविदा मानी जाती है, या कह सकते हो कि एक व्यक्ति के पक्ष में तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होती है, वैध होती है, लेकिन दूसरे पक्षकार के पास ये विकल्प प्राप्त होता है कि वो न्यायालय में जाकर के इस संविदा को शून्य घोषित करवा सकता है कि ये संविदा जो है ये कपट के द्वारा करी गई है, तो इस प्रकार से वो संविदा को शून्य करा सकता है। लेकिन जब तक वो उसको शून्य घोषित नहीं करवाता है तब तक ये संविदा वैध मानी जाएगी, और इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त हो गया है तो वो भी वैध माना जाएगा। तो इसी के बारे में प्रावधान करती है धारा 178A। धारा 178 के अनुसार यदि गिरवीकर्ता ने माल का अधिकार उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन इत्यादि से प्राप्त किया है और संविदा शून्यकर्णी हो जाने से पहले वह उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख देता है, तो ऐसी गिरवी वैध मानी जाएगी, बशर्ते गिरवी ग्राही ने ऐसा कार्य सद्भाव से किया हो और उसे इस बात का पता ना हो कि उसे गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। उसे का मतलब गिरवी करता, यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी शून्यकर्णी संविदा के अंतर्गत किसी वस्तु में अधिकार प्राप्त हो गया है, तो जब तक इस संविदा को शून्य घोषित नहीं करवाया जाता है तब तक वो व्यक्ति उस वस्तु को गिरवी रख सकता है और ऐसी गिरवी वैध मानी जाएगी। अब इसको एक केस से समझते हैं। केस आपका है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का केस है। इस वाद में एक धोखेबाज व्यक्ति जो अपने आप को एक विश्वास योग्य और धनवान व्यक्ति बता करके एक दुकानदार को जाली चेक दे करके उसके बदले में एक मूल्यवान घड़ी प्राप्त कर लेता है, और उसका ये धोखा खुलने से पहले कि ये जो चेक है वो जाली है, ये पता चलने से पहले ही वो धोखेबाज व्यक्ति उस अंगूठी को प्रतिवादी के पास गिरवी रख देता है। यह गिरवी वैध ठहराएगी क्योंकि अंगूठी पाने की संविदा शून्य करनी थी और इसके रद्द करने से पहले ही उसने अंगूठी को गिरवी रख दिया था। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर किसी व्यक्ति को शून्य करनी संविदा के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त होता है, किसी वस्तु में कोई अधिकार प्राप्त होता है, तो जब तक कि वो संविदा को शून्य घोषित नहीं करवा दिया जाता है सेकंड पार्टी के द्वारा, तब तक उस व्यक्ति को उसमें जितने भी अधिकार प्राप्त हैं वो वैध होंगे। और अगर उस संविदा के शून्य घोषित होने से पहले वो गिरवी रख देता है उस वस्तु की, तो भी वो वैध मानी जाएगी। फोर्थ है सहस्वामी के अधिकार में रखे माल की गिरवी। सहस्वामी का मतलब क्या होता है कि किसी माल के जब एक से अधिक स्वामी हो, जब किसी माल के एक से अधिक स्वामी हो और उनमें से कोई एक बाकियों की सहमति से अगर उस वस्तु को गिरवी रखता है तो उसके द्वारा ऐसी रखी गई गिरवी वैध मानी जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जब किसी वस्तु के स्वामी एक से अधिक हो और वस्तु उनमें से किसी एक के पास रखी हो, और यदि वह व्यक्ति यानी जिसके पास वो वस्तु रखी गई है अन्य सहस्वामियों की सहमति से उसको गिरवी रख देता है, तो वह गिरवी वैध मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि गिरवी ग्राहिता यानी जो गिरवी ग्राही है उसने ऐसा सद्भाव पूर्वक किया हो, उसे इस बात की जानकारी नहीं हो कि उस व्यक्ति को माल में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ये लाइन आप लोगों ने अभी तक 3-4 बार देखी होगी कि गिरवी ग्राही ने सद्भाव पूर्वक ऐसा कार्य किया हो। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है जो कि बी के पास जाता है गिरवी रखने के लिए कि ये जो कार है ये हम 3 भाइयों के बीच में है और तीनों को इसमें अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और ये मैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए के लिए गिरवी रख रहा हूँ, आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो और मेरी कार जो है अपने पास रख लो। लेकिन सपोज अगर सी व्यक्ति बी को पहले ही ये जानकारी दे चुका है कि ए व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है उस कार में, वो उसके बदले में पैसा ले चुका है, अब ये कार जो है केवल और केवल
हम दो भाइयों के बीच में ही है, अब इसका कोई अधिकार नहीं इसमें। लेकिन इसकी जानकारी होते हुए भी अगर बी ए से गिरवी प्राप्त कर लेता है, यानी उस कार को अपने पास गिरवी के तौर पे रखवा लेता है और उसको पैसा दे देता है, तो ये गिरवी जो है वैध नहीं मानी जाएगी। और इसी वजह से ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये लाइन लिखी रहती है कि गिरवी ग्राही ने ऐसा सद्भावपूर्वक किया हो, यानी गिरवी ग्राहिता ने ऐसा सद्भावपूर्वक किया हो, उसको इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति गिरवी रखने आया है इसको उस वस्तु में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ठीक है, वो ये विश्वास करके उसने गिरवी अपने पास वस्तु को गिरवी के तौर पे रखवाई हो कि ये जो है उसका मालिक है और इस वस्तु पे उसको अधिकार प्राप्त है। इसके बाद पांचवी कंडीशन है विक्रय के बाद विक्रेता के द्वारा गिरवी, यानी अगर विक्रेता किसी माल को बेच देता है और बेचने के बाद भी अगर वो वस्तु या उसका अधिकार पत्र उसके पास रहता है तो वो उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख सकता है और उसके द्वारा ऐसी रखी गई गिरवी भी वैध मानी जाएगी अगर इसने गिरवी ग्राही ने ऐसा सद्भाव पूर्वक किया है। मतलब उसको इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये इस वस्तु को पहले ही किसी को बेच चुका है। इसके बाद कुछ और कंडीशन है, जैसे विक्रय के पूर्व क्रेता के द्वारा गिरवी। इसका मतलब ये है कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति को उसे अपनी कार बेचनी है, लेकिन अभी इनका विक्रय पूरा नहीं हुआ है और उसके पहले ही ये ए नाम का व्यक्ति बी को कार दे देता है, यानी बी को कार में कब्जा दे देता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ए बी की सहमति से इस कार को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बी के द्वारा रखी गई इस प्रकार की गिरवी भी वैध मानी जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी हम लोगों ने देख ली जहाँ पर एक व्यक्ति वस्तु का पूर्ण स्वामी नहीं होते हुए भी वस्तु को गिरवी रख सकता है और उसके द्वारा ऐसी रखी गई गिरवी वैध भी मानी जाएगी। अब हम आते हैं अपने मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, गिरवी तथा उपनिधान में अंतर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो इसमें पहला डिफरेंस गिरवी की तरफ क्या लिखेंगे कि जब कोई माल एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ऋण की प्रतिभूति के रूप में हस्तांतरित किया जाता है तो उसे गिरवी कहते हैं। और वहीं पे उपनिधान की तरफ क्या लिखेंगे कि जब कोई माल एक पक्ष से दूसरे पक्ष को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हस्तांतरित किया जाता है तो उसे उपनिधान की संविदा कहते हैं। आप लोगों को क्लियर है? हम लोगों ने दोनों टॉपिक अच्छे से देखे हैं कि गिरवी क्या होता है। गिरवी में एक व्यक्ति ऋण की प्रतिभूति के तौर पे माल को हस्तांतरित करता है या माल का अंतरण करता है। और वहीं उपनिधान में क्या होता है कि किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए या किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए या वस्तु की मरम्मत के लिए वस्तु का अंतरण किया जाता है दूसरे व्यक्ति के पास। दूसरा डिफरेंस लिख देंगे कि जो गिरवी होता है इसके प्रावधान दिए गए हैं 172 से लेकर के 169 तक, और वहीं उपनिधान के प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148 से लेकर के 171 तक प्रावधान दिए गए हैं। ये दोनों आप याद रखना कि उपनिधान के जो प्रावधान दिए गए हैं वो 148 से लेकर के 171 तक, और वहीं गिरवी के प्रावधान 172 से लेकर के 179 तक दिए गए हैं। तीसरा जो इसमें डिफरेंस है, गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करना होता है और वहीं उपनिधान का उद्देश्य माल को सुरक्षित रखना या माल की मरम्मत कराना होता है। जैसे आप टेलर के पास अपना कपड़ा सिलने के लिए देते हो, ठीक है, या मैकेनिक के पास अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराने के लिए देते हो, तो ये इसका उद्देश्य होता है। कभी कभी माल की सुरक्षा के लिए भी आप किसी के पास माल कुछ दिनों के लिए अंतरित करते हो, ठीक है, उसके उपनिधान के तौर पे रखते हो। और वहीं गिरवी जो होता है इसका एक ही उद्देश्य होता है, ऋण की प्रतिभूति। आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लिए, उसके बदले में अपनी एक सोने की घड़ी या सोने की चैन उसको गिरवी रख दी, ठीक है, उसके पास प्रतिभूति के तौर पर। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस लिखेंगे कि जो पक्ष अपना माल गिरवी रखता है उसे गिरवी कर्ता के रूप में जाना जाता है, और जो पक्ष माल प्राप्त करता है उसे गिरवी ग्राही के रूप में जाना जाता है। अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे थे ना कि गिरवी ग्राही ने ऐसा सद्भावपूर्वक किया हो, तो वो यही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो माल को गिरवी के तौर पे प्राप्त करता है। वहीं उपनिधान की संविदा की तरफ क्या लिखेंगे कि वह पक्ष जो माल का उपनिधान करता है यानी वस्तु का अंतरण करता है उसे उपनिधाता कहते हैं, यानी उसको बेलर के रूप में जाना जाता है। और जिस पक्ष को माल का उपनिधान किया जाता है उसे उपनिहिती कहते हैं। ठीक है, पांचवा डिफरेंस लिखेंगे कि गिरवी में माल गिरवी ग्राही द्वारा बेचा जा सकता है।
और वहीं उपनिधान की तरफ लिखेंगे कि उपनिधान में माल को उपनिहिति के द्वारा नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, यानी गिरवी में गिरवी ग्राही तो माल को बेच सकता है और उसके बदले में जो अपना पैसा है वो वसूल सकता है, लेकिन उपनिधान में उपनिहिति के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो उस वस्तु को बेचे। इसके बाद 6th डिफरेंस है कि गिरवी में क्या होता है कि जो गिरवी ग्राही होता है वो गिरवी की वस्तु को उपयोग नहीं कर सकता है, यानी जो भी माल उसके पास गिरवी के तौर पे रखा गया है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन उपनिधान में ऐसा नहीं है। उपनिधान में जो उपनिहिति है वो उस वस्तु का उपयोग कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य के लिए उसने वो वस्तु उपनिधान के तौर पे प्राप्त करी है। ठीक है, जैसे कि अगर उपनिहिति ने उपनिधाता से एक घोड़ा जो है हॉर्स राइडिंग के लिए ली है तो सिर्फ वो वही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे वो माल ढोने लगे। तो गिरवी और उपनिधान की संविदा में अंतर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें आप लास्ट में निष्कर्ष में 1-2 लाइन में लिख सकते हो कि दोनों के बीच में अंतर देखने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिरवी की सभी संविदाएं उपनिधान की संविदाएं होती हैं, लेकिन उपनिधान की सभी संविदाएं गिरवी की संविदाएं नहीं होती हैं।